आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं गेहूं में जो पीलापन आता है उसके क्या क्या कारण है और ऐसे कौन कौन से उपचार है जिनका उपयोग करके हम गेहूं के पीलेपन को हटा सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि गेहूँ में जो पीलापन है उसको हटाया जा सके और गेहूँ का जो प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा किसानों को मिल सके। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं गेहूं के ऐसे कितने कारण हैं जिनकी वजह से गेहूं में पीलापन आता है। तो गेहूं के ऐसे 6 कारण हैं जिनकी वजह से गेहूं में पीलापन आता है। पहला, गेहूं में पानी की कमी। दूसरा, पानी की अधिकता। तीसरा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। चौथा आता है इंसेक्ट का प्रकोप और पांचवा आता है फंगस का अटैक और छठा आता है आपका जो हर्बिसाइड का उपयोग आपने किया है उसकी ओवरडोसिंग, जिसकी वजह से गेहूं में पीलापन आया है। ऐसे 6 कारण हैं जिनकी वजह से गेहूं में पीलापन आता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गेहूं में जो पहला कारण है कि गेहूं में पानी की कमी। किसानों के साथ होता क्या है कि किसानों को ये बताया जाता है कि आपको 20 दिनों में गेहूं में पानी लगाया जाता है। कई ऐसे किसान हैं जो कि जिनकी मिट्टी हल्की तो है, लेकिन उनने गेहूं में जो पानी है या फिर गेहूं की जो सिंचाई है 20 दिनों में लगाई। अब क्या होता है कि जहाँ पर ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल जहाँ पर है वहाँ पर अगर आप 20 दिनों में 25 दिनों में सिंचाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे जिनकी मिट्टी हल्की है, जैसे हमारा जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा हल्की मिट्टी है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमको लगभग 12 से 13 दिनों में पानी लगाना पड़ता है या फिर सिंचाई करनी पड़ती है। तो क्या करना है कि आपको अपनी गेहूं की कंडीशन, आपकी जो फसल रिक्वायरमेंट कर रही है उस हिसाब से आपको आपके क्षेत्र में या फिर आपके खेत में आपको सिंचाई करनी है। इसके बाद पानी की अधिकता। कई बार किसानों के साथ ये होता है कि पड़ोसी ने खेत में पानी निकाल दिया या फिर ऊपर वाला बरस गया, मतलब बरसात हो गई, तो ऐसी कंडीशन में गेहूं में पीलापन की जो समस्या है ये ज़्यादातर देखी गई है और ज़्यादातर इससे समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, नाइट्रोजन लेना है। यूरिया सभी किसान फूकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको यूरिया के साथ में जिंक जो 33% वाला आता है इसको मिक्स करना है। अब जिंक क्या करता है, आपकी फसलों में क्लोरोफिल को बढ़ाता है, हरेपन को बढ़ावा देता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर क्लोरोफिल बढ़ेगा तो आपका पौधा जो ज़मीन से न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं उनको उठाना स्टार्ट कर देगा। अब जो पौधा ये विकास नहीं कर पाता, अब ये किस वजह से विकास नहीं कर पाता? अब देखिए, आपके मिट्टी में अगर मॉइस्चर अधिक है तो इसी कंडीशन में ज़मीन में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता, और अगर ऑक्सीजन का सही तरीके से सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो आपके जो जड़ तंत्र है, गेहूं का जो जड़ तंत्र है, ये रूट डेवलप नहीं हो पाएगी, उसके साथ में आपका जो पौधा है विकास नहीं कर पाएगा। तो इसी कंडीशन में आपको नाइट्रोजन लेना है, यूरिया 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, उसमें आपको जिंक मिक्स करना है, उसके साथ में ह्यूमिक एसिड मिक्स करना है। ह्यूमिक एसिड क्या करता है कि आपके पौधे की भूख बढ़ाता है। फिर किसानों को ये रिक्वायरमेंट या फिर किसानों को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जिंक ऑक्साइड का उपयोग कीजिए। देखिए, जिंक ऑक्साइड काफ़ी बढ़िया तरीके से रिजल्ट भी देता है, लेकिन कई किसान अगर इसका सही तरीके से स्प्रे नहीं कर पाए तो उनको जितना फ़ायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर फाइलर एप्लीकेशन है उसको जितना अवॉइड करोगे उतना बेहतर रहेगा। अब तीसरा कारण आ जाता है गेहूं में, जो कि सबसे ज़्यादा देखा गया है, फंगस और उसके साथ में इंसेक्ट का प्रकोप। अब ये जो कारण है जिसकी वजह से किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब इंसेक्ट को किस प्रकार से कंट्रोल करें इसके बारे में पूरा डिटेल से बात कर लेते हैं। इंसेक्ट उसके साथ में फंगस दोनों को कंट्रोल करने के लिए किसानों के द्वारा सीड को ट्रीटेड भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी फसल में फंगस और इंसेक्ट का प्रकोप आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब आप सीड को ट्रीटेड करते हो तो ये आपकी फसल को लगभग 10 से 15 दिनों तक ही सुरक्षित रख पाता है, लेकिन इसके बाद में आपकी फसल में जो फंगस है उसके साथ में जो इंसेक्ट है उसका प्रकोप स्टार्ट हो जाता है। तो इसी कंडीशन में क्या करना है, आपका जो गेहूँ है उसके साथ में अगर आप फर्टिलाइज़र को मिक्स करते हो तो आपको फर्टिलाइज़र और गेहूं के साथ में 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से या फिर 2 केजी प्रति बीघा के हिसाब से इमिडा जीआर, उसके साथ क्लोरो जीआर या फिर फटेरा जीआर, तीनों में से एक चीज़ को आपको आपके जो फर्टिगेशन है या फिर जो आपकी बुआई कर रहे हैं उसके साथ में आपको इंक्लूड करना है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा खासा रिजल्ट मिल सके। अगर ये चीज़ आप नहीं कर पाए हैं तो आपको क्या करना है कि जो पहली सिंचाई आती है उसके साथ में आपको यूरिया के साथ में जिंक को मिक्स करना है, उसके साथ में 4 केजी फटेरा, क्लोरो या फिर इमिडा, इसको मिक्स करके फिर फूकना है। अगर ये भी नहीं कर पाए हो तो आप सेकंड सिंचाई के साथ में ये जो कॉम्बिनेशन है इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर सेकंड सिंचाई में भी नहीं कर पाए
तो आपको इसका अल्टरनेटिव सोचना है। अब सेकंड सिंचाई में आपने यूरिया भी डाल दिया, अब नाइट्रोजन देना नहीं है, उसके बावजूद भी अब इंसेक्ट तो लग चुका है, अब इसको कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में आप बताइए। तो देखिए, अगर आपको तीनों चीज़ें मिल रही हैं तो आप रेत में मिक्स करके फिर फूंक सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत यूरिया मिक्स करके और फिर फूंक सकते हो। तो यूरिया तो अगर नाइट्रोजन मिलता है अगर गेहूँ को, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन जितना दोगे उतना गेहूँ के लिए कम है। खैर ज़्यादा भी आपको फर्टिगेशन नहीं करना है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव, जैसे कि आपके क्षेत्र में अगर जीआर फॉर्मुलेशन नहीं मिल रहा है तो अब इसका क्या करें, क्योंकि अब जीआर फॉर्मुलेशन किसी भी प्रकार का मिल ही नहीं रहा है। अब इसका उपाय बताइए। तो आपको क्या करना है, ये एक बहुत ही शानदार और देसी जुगाड़ है जो कि हमारे किसान कई दिनों से, कई वर्षों से उपयोग में लेते आ रहे हैं। आपको क्या करना है, यूरिया के साथ में तो क्लोरो को मिक्स करना है। यूरिया के साथ में आप क्लोरो मिक्स कर दीजिए, या तो 1 लीटर या फिर आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और आपको क्लोरो यूरिया में मिक्स करके गेहूं के आगे आगे फूकना है, मतलब जो सिंचाई करते हो उसके आगे आगे फूकना है, जिससे कि जैसे जैसे पानी आएगा तो आपको जो क्लोरो है डीप में बैठता जाएगा, या फिर इमिडा डीप में बैठता जाएगा, या फिर फर्टेरा डीप में बैठता जाएगा, जिससे कि आपका जो इंसेक्ट है धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। इसी के साथ में क्या होता है कि अगर हर्बिसाइड का ओवरडोसिंग हो गया तो इसी कंडीशन में आप गेहूं को किस प्रकार से रिकवर करेंगे। ज़्यादातर किसानों के साथ क्या होता है कि 2,4-डाई अमोनियम साल्ट इसका ओवरडोसिंग हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो फसल है ये पीली पड़ने लगती है, जलने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, 2,4-डाई अमोनियम साल्ट को हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, 2,4-डाई अमोनियम साल्ट को 1 लीटर पानी के लिए 2 ml यूज़ करना है। इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप किसी कॉम्बिनेशन के साथ में डाल रहे हैं तो, सिंगल डाल रहे हैं तो भी आपको इसको 40 ml से ज़्यादा उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप उपयोग में लेते हो तो आपकी फसल पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और 2,4-डाई अमोनियम साल्ट सिंगल आपको कभी भी हर्बिसाइड पर कंट्रोल नहीं देगा, तो इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन में लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें जिससे कि आपकी फसल रिकवर हो पाए और सही तरीके से रिकवर हो पाए। अगर आपकी फसलों में ज़्यादा अटैक है तो आपको क्या करना है कि 1 दिन 2 दिन के अंदर आपकी फसलों में आपको ग्रीन मेडिकल लेना है, उसके साथ में आपको रैपेगो लिक्विड लेना है, और इसके साथ में अगर आपको मार्केट में ग्लूकोज मिल रहा है तो 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से तीनों को मिक्स करके आपकी फसलों में स्प्रे में लेना है। काफ़ी किसानों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमारी फसल में सारी समस्या है, हमारे गेहूं में इंसेक्ट का प्रकोप भी है, जड़ माहू भी लगा हुआ है, उसके साथ में फंगस का भी अटैक है, उसके साथ में इल्लियों का भी अटैक है, और हमारी फसल में हर्बिसाइड का स्ट्रेस भी है। तो अब ये बताइए कि जो 5 समस्या हैं इनको हमें कैसे ख़त्म करना है और इनसे हम कैसे हमारी फसल को रिकवर कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको लेना है फंगिसाइड। फंगिसाइड में आपको 2 फंगिसाइड आप ले सकते हैं, या तो आप ओपेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप टेबेकोनोजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जोल ग्रुप का जो भी फंगिसाइड है ये रस्ट के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है और गेहूँ पर इसका काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट भी मिलता है। तो आप दोनों में से कोई सा एक फंगिसाइड ले सकते हैं। इसके बाद में अगर इंसेक्ट की बात करें जो कि जड़ माहू के ऊपर अच्छा खासा रिजल्ट देगा, इसके लिए आपको थायोमेथाक्साम लेना है, या फिर इमिडा लेना है, या फिर क्लोरो लेना है। तीनों में से आप एक चीज़ ले सकते हो। अगर इसके बाद इंसेक्ट की बात करें कि इल्लियों का प्रकोप है, तो आप देखिए इल्लियों का अगर प्रकोप है तो क्लोरो ले रहे हो तो उसके साथ में आपका इल्ली भी ख़त्म हो जाएगा। थायोमेथाक्साम के साथ में आप क्लोरो भी ले सकते हैं, दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ में आपको लगभग 70 से 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इमामेक्टिन बेंजोएट लेना ही लेना है। इसके अलावा प्रोलेंटा नीलीप्रोल भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली महंगा पड़ता है। लेकिन अगर इमामेक्टिन बेंजोएट की बात करें तो कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है, 70 से 80 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब का खर्चा आता है, बस इससे ज़्यादा विशेष खर्चा आता नहीं है। तो इसके लिए आप क्या है कि इमामेक्टिन बेंजोएट का भी स्प्रे कर सकते हैं, जो कि ग्रेनुअल फॉर्म में आपको मिलता है। इसके बाद अगर स्ट्रेस फ्री की बात करें कि हमारी फसल में स्ट्रेस भी है, जो कि हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया था, इसकी वजह से हल्का फुल्का स्ट्रेस भी है। तो अब स्ट्रेस के लिए हम क्या करें, स्ट्रेस के लिए आपको क्या करना है कि रैपेगो लिक्विड लेना है। अगर आपके क्षेत्र में रैपेगो लिक्विड मिल रहा है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो आप ग्रीन मेडिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से एक का इस्तेमाल करना है आपको, ताकि आपकी फसल स्ट्रेस फ्री हो जाए। इसके साथ में अगर आप ह्यूमिक एसिड लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं भी लोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। इसके साथ में अगर आप जिंक ऑक्साइड लेना चाहो, क्योंकि जिंक ऑक्साइड उतना ज़रूरी है नहीं कि अगर आप इतना कॉम्बिनेशन ले रहे हो, तो अगर आप जिंक ऑक्साइड नहीं भी लो तो भी बहुत बढ़िया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो किसानों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, और एंड तक आए हैं तो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।